तीन रियासतों में शिकस्त के बाद मोदी हुकूमत ने सनसनीखेज फैसला करना शुरू कर दिया है। वजारत दाखिला ने हैरतअंगेज कदम उठाते हुए किसी की छिपी जानकारी लेने का हक सरकारी एजेंसियों को दे दिया है। आम लोगों पर नजर रखने के लिए वजारत 10 एजेंसियों को कंप्यूटर के जरिए उनकी जासूसी करने का हक हासिल हो गया है और इस फैसले के बाद एजेंसियां ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर किए गए किसी भी दस्तावेज को आसानी से हासिल कर सकती हैं। मरकज के फैसले को जहां कांग्रेस ने इंसान की आजादी पर हमले के तौर पर देखा है, वहीं AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी इस फैसले को घर घर मोदी के दाखिले के तौर पर देख रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ है। नागरिक की जो हक है बात करने की, उनकी जो ओपिनियन है उसको बाहर बताने की जो हक है, उसके खिलाफ ये चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार ने जनता की जो हक है जो बोलने का, उसे ख़त्म करने के लिए उनके ऊपर दबाव लेके आकर ये इलेक्शन किसी हालत पे जनरल इलेक्शन जीतने के लिए एक साजिश किया गया। इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ये राज्यांग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हर नागरिक इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। ये देश की सिक्योरिटी के नाम पर देश की जनता के ऊपर एक हमला है मोदी सरकार का। इसे किसी हालत पे इसे लागू नहीं करना चाहिए और इसके खिलाफ सबको लड़ना चाहिए। जो भी टेक्निकली और जो भी लीगली करेक्ट है वो डिसीजन मिनिस्ट्रीज करती हैं, सरकार करती है। विपक्ष की तो आदत है सवाल उठाने का। अब उनके हर सवाल का जवाब दिया जाए ये जरूरी नहीं है। आपको एक इस प्रकार के खतरनाक रास्ते पे ले जाया जा रहा है जहां जो आप सोचेंगे सोच भी नहीं पाएंगे, जो लिखना चाहते हैं लिख नहीं पाएंगे, और सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादाओं और ऑब्जर्वेशन को ये तार तार करता है। ये 2.5 लोगों की सिंडिकेट न जाने कौन से और फैसले लेगी। लेकिन मैं रामगोपाल जी को उद्धृत करूंगा, 4 महीने इंतजार करिए, आप डिपार्चर लाउंज में बैठे हुए हैं वापसी के। नक्सलिज्म को लेकर तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली का भी सनसनीखेज बयान सामने आया है। वजारत संभालने के बाद दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि गरीबी और जलालत से परेशान लोग ही अपने हाथों में गैर कानूनी असलहे उठाते हैं। बेहतर जिंदगी की तलाश में कर्ज लेकर वो फंस जाते हैं और बाद में अमीरों की ज्यादती से ऐसे लोग गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ऐसे लोगों की बेरोजगारी दूर करके ऐसा होने से रोकने के काम करेगी और इस मौके पर उन्होंने रियासत में अमन और भाईचारे पर काम करने की यकीन दहानी कराई है। वाज़ेह है कि महमूद अली कल तेलंगाना के नए वजीर दाखिला का ओहदा उन्होंने संभाला है। इससे पहले वो मारूफ सूफी संत हजरत यूसुफैन के मजार पर भी पहुंचे थे। नक्सलिज्म फौज हमारे भाई चाहिए एक जो के, क्योंकि ये ज्यादातर किसानों के बेटे, वो किसान जब ज़राअत करते हैं तो लोगों से, फाइनेंसरों से लोन लेकर ज़राअत करते हैं। उसके बाद बारिश ना होने की वजह से नुकसान होता है और फाइनेंसर बहुत ज़्यादा उनके फैमिली को टार्चर करता है, तो आदमी घर छोड़कर बंदूक हाथ में पकड़ लेता है। तो CM साहब उसके लिए वेटलैंड बनाना चाह रहे हैं तेलंगाना में। 1 करोड़ एकड़ जब ज़मीन वेटलैंड बन जाएगी और 2 साल के अंदर ही बन जाएगी, मैं समझता हूँ उसके बाद कोई इंसान नक्सलाइट नहीं बनेगा। और जो है उनसे भी भाई चिरागी से मैं अपील करता हूँ, आप अच्छी ज़िंदगी गुजारिए आपके माँ बाप के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके बीवी बच्चों के साथ या आपके बहनों के साथ। आपको क्या चीज़ की सहूलत होना, आप जो काम करना चाहते हैं पूरा, चाहे आप कुछ इंडस्ट्री लाइन में जाना चाहते हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप लाइट मशीन, मोटर मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक पढ़े लिखे हैं तो कुछ आप काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेट उनके लिए हुकूमत जो सहूलत की ज़रूरत पड़ेगी प्रोवाइड करेगी। वो सिविलियन बनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी उनसे यही अदब गुजारिश। रियासत में हिफाजती इंतजामात को लेकर वजीर दाखिला महमूद अली ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। तेलंगाना बनने से पहले हमारा लैंड ऑर्डर बहुत ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब था कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमेशा हर 15 दिन 20 दिन में कर्फ्यू देखना पड़ता था। कोई फेस्टिवल पीसफुल से मनाते नहीं थे। उस वक्त चीफ मिनिस्टर जो थे, हमारे लास्ट चीफ मिनिस्टर, वो खुद कहे थे कि तेलंगाना मांग रहे हैं, लेने के बाद तुम्हारे पास नक्सलिज्म आ जाएगा, क्रिमिनल राइट्स जगेंगे और पावर नहीं मिलेगा। मगर सब रिएक्ट हुआ है
आज बहुत खुश है हमारे पास की आवाम। इंडिया में नंबर 1 पीस हमारे पास है। बहुत से स्कीम लाए गए, सी टीम से कैमरों की जाल बिछाई जा रही है। डेफिनेट आने वाले टाइम पर इसे और डेवलप किया जाएगा और पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप पर काम किया जाएगा। और मैं खुद भी पब्लिक से बहुत फ्रेंडली रहता हूँ। मैं रोज़ाना कम से कम 200, 400, 500, 1000 आदमी से भी मिलता हूँ। 8 घंटे कंटिन्यू वहाँ पर, यहाँ पर 4 घंटे ओनली फॉर पब्लिक से मिलता हूँ। डेफिनेट यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर एक के बाद एक सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छी हम तरजीह देते हुए होम डिपार्टमेंट को लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा कंट्रोल करेंगे। और लैंड ऑर्डर किसी को डरा के कंट्रोल नहीं करेंगे। पुलिस फ्रेंडली होते हुए काम करेगी और लोगों में अवेयरनेस बिल्टअप करेगी। क्राइम से बचिए, लोगों को हम रोज़गार से भी जोड़ेंगे ताकि वो उनके अखराजात पूरे कर सके। पैसे ना होने की वजह से लोग क्राइम करते हैं, बेरोज़गारी होने से करते हैं, तालीम ना होने की वजह से। सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद तकरीबन 750 से ज़्यादा रेजिडेंशियल खोले। खाली माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने 50,000 ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे चलकर इस देश पे हमारे स्टेट का भविष्य बहुत ऊंचा रहेगा। तेलंगाना में टीआरएस की जीत के बाद अपोजिशन जमातें लगातार इस पर गौर खोज कर रही हैं। जहां कांग्रेस अपनी हार की जिम्मेदारी ईवीएम हैकिंग को बता रही है, तो वहीं बीजेपी वोट डेलीगेशन के मुद्दे को लेकर के रियासती इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गई। रियासत के वाहिद एमएलए राजा सिंह के साथ इलेक्शन ऑफिस पहुंचे बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने कार्रवाई की मांग की है। रियासती हुकूमत पर मुखालिफ वोटरों का नाम हटाने का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी वफ्द ने मामले की जांच की मांग की है। उनका दावा है कि एक एक हलके में हजारों वोटरों के नाम काटे गए हैं। 2019 के आम इंतखाब पर अगर नजर रखते हुए सरनौव से वोटर लिस्ट की जांच की उन्होंने मांग की है। जो हाल ही में असेंबली के चुनाव में जिस तरह से यहां वोटों को गलत किया गया है, वोटों को यहां से वोटर लिस्ट से हटाया गया है और जिस प्रकार से ये जो सारी व्यवस्था चली थी, चुनाव की व्यवस्था और चुनाव की जो प्रोसेस चली थी, उसमें कई सारे ऐसे गलत काम हुए थे जिससे कि जनता का जो असली मत है वो सामने नहीं आया। और हजारों लाखों वोट हटाने के बाद हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपने सही तरह से चुनाव किया है। और इस बारे में सीईओ ने बहुत देर तक चर्चा हमसे की है। हम ये चाहते थे कि ये जो चुनाव हुआ है गलत तरीके से हुआ है और जो वीवीपीएटी हो या ईवीएम्स हो, कई जगह पे ख़राब हुए थे, ठीक से काम भी नहीं किए, फिर बाद में देरी से इलेक्शन चुनाव हुआ है। इस तरह के जो हमारे नज़र में लाए गए थे जनता से, हम सब इनको सामने रखा था। और आज हम ये डिमांड करते हैं कि जो चुनाव अब तक हुआ है ये जनता का असली मत नहीं है, जनता का असली ओपिनियन नहीं है। इसलिए आने वाले जो पार्लियामेंट इलेक्शन है कम से कम उसमें ठीक से इलेक्शंस करें और उनको जो गलत करते हैं उनको सजा दें। और हम ये चाहते हैं कि जो अब तक चुनाव हुए हैं ये गलत तरीके से हुआ है तो उसको रद्द करके हो सके तो सबको फिर से वोटर लिस्ट में डालकर एक चुनाव फिर से लगाया जाए, ऐसा डिमांड भारतीय जनता पार्टी ने किया था। कर्नाटक में कुमारस्वामी हुकूमत की तश्कील से ही चले आ रहे कर्ज माफी का मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरमाई इजलास के दौरान बीजेपी अरकान के हंगामे पर सीएम ने पलटवार किया है। मोदी हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने 4.5 साल में किसानों के लिए क्या किया है। वहीं बीजेपी अरकान किसानों की खुदकुशी का मामला उठाते नजर आए। उनका इल्जाम है कि रियासती हुकूमत किसानों के साथ धोखा कर रही है। साबिक सीएम जगदीश शेट्टार ने पिछले 6 महीने में 250 किसानों की खुदकुशी का मामला उठाते हुए कहा कि कुमारस्वामी हुकूमत बिना कुछ किए ही वाहवाही लेना चाहती है। हालांकि कांग्रेस अरकान का कहना है कि काफी किसानों को कर्ज माफी का फायदा पहुंच चुका है, लेकिन अफसरान की लापरवाही से अभी कुछ किसान बाकी रह गए जिन्हें बहुत जल्द फायदा दिलाया जाएगा। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರೈತರು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದೇರಿನಲ್ಲಿ ಅರಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ರೈತರನ್ನ ಕರೆದು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ರೈತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರೈತರ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಲಹೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಲಹೆಗಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಲೋಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಾನು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಚರ್ಚೆ. Regarding loan waiver of the farmers is concerned, what we expected, what we demanded from the Chief Minister Kumaraswamy, that he has to explain regarding nationalized bank loan waiver is concerned, in how much time he will entirely loan waiver of that farmers from the nationalized bank. He has not yet clarified that aspect is concerned. Whether he takes 6 months, whether he takes 1 year or 2 years or 4 years, whatever may be, he has not explained. Up till that day, what will be the fate of the farmers, that we have to look into. So it is a serious problem, and even farmers are suffering because of this assurance by the Kumaraswamy, and they are day by day suffering. And banks, nationalized banks, they already started issuing notice, and the recovery process already started. So it is burdensome on the farmers is concerned. It is a false assurance by the Kumaraswamy to the farmers, and farmers are very much disappointed. So we insisted for the clarify and clear reply from the Kumaraswamy, but he does not. He is not interested to give the clarification. BJP is a sinking ship, and repeatedly they are stalling the house on non-issues. The CM is ready to give a reply on the farm loan waiver. CM is ready to talk on issues of plaguing the state, but unfortunately the BJP does not want to listen to the government's answer, and repeatedly stalling the house is not the solution. And I think it's become more of a personal ego issue for the BJP leaders, and they're not interested in trying to find solutions for the farmers or for the unemployed here. So I think it's just nothing but a PR stunt to hit the headlines. इधर हैदराबाद में 3 तलाक का एक नया मामला सामने आया है, जहां पर एक स्कूल के प्रिंसिपल ने फोन के जरिए अपनी बीवी को तलाक दे दिया। मुतासिर खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। खातून ने इल्जाम लगाया है कि उसका निकाह जनवरी 2017 में हुआ था और 1 महीने बाद ही उसे हरासा किया जाने लगा। 28 नवंबर को शौहर ने खातून को व्हाट्सएप पर कॉल किया। बेटी पैदा होने से नाराज शख्स ने बीवी को फोन करके तलाक दे दिया। मुतासिरा ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस कानूनी तज्जियाकारों से इस बात की सलाह ले रही है कि क्या 3 तलाक पर हालिया ऑर्डिनेंस के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। मेरा नाम सुमैया बानू है। मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद मुजम्मिल शरीफ है। उन्होंने जेम्स हाई स्कूल टोली चौकी के प्रिंसिपल है। मेरी शादी 6 जनवरी 2017 में हुई थी। शादी के 1 महीने तक अच्छे थे वो लोग। शादी के 1 मंथ के बाद हरासमेंट करना शुरू कर दिए। स्पेशली हमारे मदर इन लॉ, शी यूज्ड टू हरास मी मेंटली कि हम लोग हमारी बेटी को इतना दिए, तेरा बाप क्या दिया तेरे को, क्या लाई घर से, दौरी हरासमेंट शी यूज्ड टू डू। और रोज़ ताने देना, जो भी कपड़े मैं लाती थी छुपा लेती थी, तेरा बाप या इस चिंदी कपड़े दिया, ये वो बोल के मेंटली फादर को भी अब्यूज़ करती थी, मेरे को भी अब्यूज़ करती थी। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी आई। प्रेगनेंसी में शी यूज्ड टू नॉट गिव मी फूड, लाइक दिन भर भूखे रहना। तो ऐसे में ग्लूकोज की नौबत आ गई थी। फिर हमारे पेरेंट्स ला लिए, हस्बैंड मारे मेरे को प्रेगनेंसी में, तो हमारे पेरेंट्स घर पे ला लिए। उसके बाद हस्बैंड हमारे बोले कि तुम वहीं पे रहो, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, तुम आपको जीने नहीं देते, तुम वहीं पे रहो, मैं आतून जातून जैसा भी है कर तुम बोल के हस्बैंड मेरे को यहाँ पे ही रहने के लिए बोल दिए। तो मैं उन्हें बोल रहे ना बोल के मैं यहाँ पर ही थी। मैं आती हूँ, घर में थे? जी हाँ, मेरे घर पे थी। मेरे फादर हॉस्पिटल लेके जाते थे, लेके आते थे, ट्रीटमेंट हर चीज़ फादर कराए। उसके बाद हस्बैंड का 28 नवंबर के दिन 10:30 को कॉल करे, व्हाट्सएप पे कॉल करके अब्यूज़ करे। इतना गंदे तरीके से बातें बोले मेरे को, मेरे घर वालों को, और 3 बार तलाक बोल के प्रोनाउंस करके गाली दे के कॉल कट कर दिए। तमिलनाडु के माहीगीर 7 दिनों के आम दिनों की तरह अब 7 दिनों से आम दिनों की तरह अब काम पर लौट आए हैं। रोजमर्रा की जरूरत की गरज समंदर में दाखिल होते वक्त उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। रियासत में फेथई तूफान की आमद की वजह से इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी करते हुए उनके समंदर में जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। हालांकि इस तूफान का असर आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में ही
ज्यादा नजर आया, जिससे कि वहां पर एक शहरी की मौत भी हो गई। हालांकि रियासत में बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है और गज की भारी तबाही को देखते हुए तमिलनाडु इंतजामिया ने भी बचाव की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। खासतौर से माहीगीरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। क्रिसमस के त्यौहार को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इसको लेकर ईसाई तबका तैयारियों में जुट गया है। घरों और मजहबी मकामात को सजाने से लेकर ईसा मसीह की याद में तरह तरह की तकरीबात की तैयारियां जारी हैं। इस मौके पर खास ट्री बनाए गए हैं जिसकी लंबाई 165 फीट है, जिसे मुल्क का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री होने का दावा किया जा रहा है, जिसे कारीगर बड़े ही करीने से सजा रहे हैं और इसमें और सजावट होगी। अभी खासतौर से ईसाई मजहब का इसमें खास ख्याल रखा जाता है। Every year, Le Méridien Hotel create a unique Christmas tree in the town. Last year it was 45 feet height actually. This year is ultimate. It is almost equal to the building height actually, 165 feet height with 18 feet radius at the bottom. And this special tree actually, we have used about 3 kilometers of stencils and 1.5 kilometer distance of LED lights to create this special tree. Probably this might be the tallest Christmas tree in India, and it has got almost 24 employees worked 24 hours to create this unique tree actually, and that is to be mentioned because normally we plan much in advance and people work about 24 and 1 month time actually, but this is 24 hours we have created actually. तो क्रिसमस की खुशियां शुरू हो गई हैं, जश्न शुरू हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं ईसा मसीह के हामी अकीदत के साथ क्रिसमस के जश्न में मशगूल है। और कोयम्बटूर में हाथियों से परेशान आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। गुज़िश्ता 6 महीनों में 4 शहरियों की मौत और फसलों की बर्बादी से किसान काफी परेशान थे, जिसको देखते हुए महकमा जंगलात ने एक बड़ी मुहिम चलाकर हाथियों पर काबू पाया है। 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बिगड़ैल हाथियों पर काबू पा लिया गया है और अफसरान ने पूरी टीम की तारीफ भी की है। वाज़ेह है कि देही इलाकों में जंगली हाथियों ने भारी तबाही मचा रखी थी, जिससे कि आम लोग काफी दहशत में नजर आ रहे थे। As far as name of the operation is concerned, we have not put a specific name about it. Though this elephant name is Vinayaka. It's locally called as Vinayaka. So now, since it was causing trouble for past 6 months, and it has killed 3-4 persons also, including one of our staff also, and also raided crops. Farmers' crops it has raided, so there was a lot of unrest among the farming communities to translocate this elephant. This is a massive elephant, as you are seeing. It is 4.5 to 5 tons in weight, and it was a very difficult operation actually today. And for this, I must compliment my DFO Coimbatore Venkatesh and Range Officer Suresh, entire team, RRTs, my NGOs, our NGOs, because we have been on a common platform as far as this kind of operation is concerned, and the most important role has been played by a team of doctors. We have got very specialist doctors who has given right doses, right moment, and till now there was a difficulty. What was the difficulty in catching this elephant was because we were not getting the flat terrain, because terrain is very important when you dart the animal or when you capture the animal. तो नाज़रीन, सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे मुल्क की सियासत सऊद मोहम्मद खालिद के साथ।